अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफा। आज का जो हमारा सेशन है वो है फीवर एंड इट्स डिफरेंशियल्स पे। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले सबको वेलकम डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर और सबको हैप्पी न्यू ईयर। इंशाल्लाह ये साल आपके लिए अच्छा हो और आने वाले तमाम साल भी आपके लिए अच्छे हों। बहरहाल हमारा प्लेटफॉर्म, अगर अभी तक आपने डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट नहीं करा तो डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ऑलरेडी अभी आए हैं। तो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे बेसिकली आप जाएंगे तो हमारे वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। 30 अबव कोर्सेज हैं जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं। और इसमें हमारे पास हर तरह के कोर्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो या फिर बेसिकली आपका रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोर्स हो, मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, एस्थेटिक मेडिसिन से रिलेटेड। तो ये सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर हम लोग ऑफर करते हैं। अगर आपने विजिट करना है तो ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप के आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। कोर्सेज में स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जो होते हैं वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। बाकी आप लोग हमारी वीडियोज़ पे रिव्यूज़ देते ही हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का सेशन रखने का जो पर्पज़ था फीवर के बारे में, ये जनरली हमारा एक कोर्स होता है जिसका नाम है बेसिकली मास्टर दी ओपीडी। ये मैं खुद ही करवाता हूँ कोर्स। और इस कोर्स के अंदर जनरली हम लोग जाहिर बात है पेशेंट्स की डिस्कशन करते हैं अबाउट के ओपीडी में जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनको आप कैसे डील करते हैं। तो उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है वो फीवर की होती है। बहरहाल मैं पहले आपको थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स जो है हमारा मास्टर दी ओपीडी का, ये तकरीबन हमारा 40 डेज का कोर्स होता है। 40 डेज के कोर्स के अंदर जनरली जो हम लोग कवर करते हैं ये 60 अबव टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते हैं, जिसमें गायनी, इंटरनल मेडिसिन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। इसके अलावा जनरली हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, उसके फॉलोअप्स कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। ये 40 डेज का कोर्स होता है। अभी इसकी हमने फीस जो है न्यू ईयर से 5000 है, लेकिन इन हमने शुरू के अंदर इसका डिस्काउंट लगाया हुआ था 30 स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली 30s के लिए 4000 का। इसको ज़रा हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल इस कोर्स के अंदर टाइमिंग जो है कोर्स की वो 8 PM टू 9 PM है। अच्छा, रात को 8 से 9 ऐसी टाइम रखा है जिसमें ज़्यादातर लोग बिल्कुल उनको कोई काम नहीं होता, ज़्यादातर बिल्कुल मतलब टाइम होता है लोगों के पास। लेकिन इन केस अगर आपको फिर भी अगर आप बिजी हैं तो कोई मसला नहीं। 40 डेज का कोर्स जो है आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन साथ में आपको बेसिकली इसका एक्सेस भी मिलता है, रिकॉर्डेड एक्सेस, यानी कि 40 डेज का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ताकि आपकी कोई क्लास मिस हो जाए आप उसको देख सकते हैं। बाकी आप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड होते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होते हैं स्टिल वो भी आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलती ही मिलती हैं। इन केस आपकी अगर वो भी मिस हो जाए, आप बोले यार मैंने उस टाइम नहीं देखा, तो नेक्स्ट ओपीडी का जो कोर्स स्टार्ट होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा आपके लिए। ये ऑफर भी है और आप उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रिवीजन के तौर पे ज्वाइन करना है, मिस क्लास हो गई थी उसके तौर पे ज्वाइन करना है तो बहरहाल आप तब भी देख सकते हैं। तो ये सारा कोर्स जो है वो जस्ट हम 4000 में आपको, अभी हमने ऑफर लगाई हुई है तो 4000 में आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट के साथ। और अगर इंशाल्लाह आपने ज्वाइन करना है, ये मैंने मास्टर दी ओपीडी का जो कोर्स है इसके कई और डेमोस भी बनाए हुए हैं। अगर आपने देखना है तो लाइव सेशन में जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव पोर्शन के अंदर, तो उसमें मास्टर दी ओपीडी का आपको एक डेमो मिलेगा जो एक्नी का है और एक यूटीआई का। ये उसी तरीके से पढ़ाया है जैसे हम कोर्स में पढ़ाते हैं। वैसे तो हम जर्नल सेशंस भी देते हैं, उसमें सेशन की तरह कवर होता है, लेकिन एक कोर्स में जैसे पढ़ाते हैं उसी तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको फीवर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं फीवर की। तो जनरली सब जानते हैं फीवर को कि फीवर इज डिफाइंड एज एन एलिवेशन ऑफ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से राइज कर जाता है तो जनरली आप उसको फीवर कंसीडर करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इस पे क्लासिफिकेशन पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फीवर जब भी आपके पास प्रेजेंट करता है इन ओपीडी, इन क्लिनिक्स, इन हॉस्पिटल्स, तो ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि फीवर को जो है वो बिल्कुल मान के चलते हैं कि पेशेंट फीवर के साथ आया है तो इज इक्वल्स टू इन्फेक्शन। ज्यादातर जनरल डॉक्टर्स जो हैं वो फीवर इज इक्वल्स टू इन्फेक्शन मानते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आप गुड डॉक्टर हैं, तो आप कभी भी इसको ट्रू नहीं कंसिडर करते, क्योंकि फीवर वास्ट ऑफ कंडीशन, वेरियस ऑफ कंडीशन है जिसकी वजह से फीवर हो सकता है पेशेंट को। तो अगर मैं फीवर को नट शेल में बताऊं तो फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहली लाइन आप मेरी याद रखेंगे कि फीवर इज साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है,
तो इन्फ्लामेशन की वजह से जनरली पेशेंट को फीवर होता है। अब इन्फ्लामेशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन जो है वो किसी मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन जो है पेशेंट को इन किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। तो जनरली साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आपने याद रखना एक फीवर होता है। इसके अलावा फीवर में जो बेसिकली आपके पास प्रेजेंटेशन हो सकती है वो अभी हम लोग को अभी मैं आपको अप्रोच बताता हूँ किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कभी भी मिस नहीं करना, वो है एनवायरनमेंट कैसा है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है आपके पास आता है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर बेसिकली 45 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करता है और वो बहुत धूप है, आप उस एरिया में रहते हैं जहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा जो हीट बहुत ज्यादा है, हीट स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है आपके पास पेशेंट हीट स्ट्रोक का हो, क्योंकि जब आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी उसको लूज नहीं कर पाती हीट को। जब हीट को लॉस नहीं करेगी तो उसमें आपके पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर हाई दिख सकता है। तो हीट स्ट्रोक का पेशेंट भी हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, तो आपने याद रखनी है कि हीट स्ट्रोक में अक्सर पेशेंट आपके पास आएंगे। आपने उनको ये नहीं समझना कि यार ये इन्फेक्शन का पेशेंट है, जाहिर बात है वो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला मेरा फीवर के बारे में जो आपने याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे और मैं आपको इन्हीं कंडीशंस में कैसे डिफरेंशियल्स करते हैं, कैसे आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अगर आ जाएं तो फोकस्ड हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से। सबसे पहले ऑनसेट क्या था, यानी कि सडन ऑनसेट था या ग्रेजुअल हुआ था, यानी कि पेशेंट को अचानक से बुखार हो गया तेज, या पहले हल्का था फिर तेज हुआ फिर तेज हुआ, क्या चीज थी। तो ऑनसेट क्या था, सडन था या ग्रेजुअल था। ड्यूरेशन ऑफ फीवर कब से। अब ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको पता लगेगा कि फीवर जो है एक्यूट है कि क्रोनिक है। यानी कि मिसाल के तौर पर पेशेंट आता है आपके पास और वो बताता है फीवर है उसको ग्रेटर देन 3 वीक से, 3 वीक से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब बुखार है, तो ये क्रोनिक फीवर की हिस्ट्री होती है। ठीक है, अब क्रोनिक फीवर में कौन से आते हैं मैं सबको आपको कंबाइन करके बताऊंगा, अभी हम सिर्फ टर्म से वाकिफ हो रहे हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट आता है तो ये क्रोनिक फीवर होता है जनरली। ठीक है, और अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है लेस देन 3 वीक्स का फीवर है, यानी कि 3 वीक्स से कम का फीवर है, तो जनरली ये एक्यूट हिस्ट्री होती है फीवर की। ठीक है, तो क्रोनिक है कि एक्यूट है ये आपको ड्यूरेशन से पता लगता है, कब से है, आज से, कल से, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया। उसके बाद आप बेसिकली तीसरा क्वेश्चन जो है वो होता है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक, कि फीवर जो है वो बेसिकली आपको किस पैटर्न में होता है। यानी कि एक पेशेंट आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब बुखार जब से हुआ था तब से ही बेसिकली इतना है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस फीवर है पेशेंट को। तो कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं पेशेंट में जब बेसिकली बुखार जो है वो बिल्कुल बेसिकली उसी रेंज में या फिर बेसिकली पेशेंट का नॉर्मल बेस लाइन टच ना करे, तो जनरली उसको हम कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। उसके बाद पेशेंट में जनरली एक फीवर आता है जिसको हम रिमिटेंट फीवर कहते हैं। रिमिटेंट फीवर क्या होता है कि जनरली पेशेंट का बुखार तो बेसिकली चढ़ता है लेकिन नॉर्मल फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। यानी कि पेशेंट आपके पास आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब बुखार चढ़ा था, बहुत सीवियर था पहले, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया, लेकिन यह है कि स्टिल बेस लाइन टच नहीं करा है। ठीक है, पहले से नॉर्मल है, यानी कि पहले से थोड़ा ज्यादा, पहले मुझे ज्यादा हो रहा था अभी थोड़ा उससे कम है, लेकिन बेस लाइन टच नहीं, यानी है कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया पेशेंट, तो वो पहले वाले से कम है, तो इसको हम रिमिटेंट फीवर कहते हैं। बेस लाइन नहीं टच करता लेकिन पहले जब पेशेंट को होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरीके से एक फीवर होता है हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब बुखार चढ़ता है फिर उतर जाता है फिर दोबारा से चढ़ जाता है, तो इंटरमिटेंट पैटर्न के अंदर आपको दिखता है। अब इंटरमिटेंट फीवर आपको बहुत अच्छी मिसाल है इसकी, बेसिकली हमारा जो मलेरिया का केस होता है वो अक्सर आपको इंटरमिटेंट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको इनके आगे बताता हूँ इनमें भी आप कैसे अप्रोच करते हैं, तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब ये जो एक और चीज है वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जाहिर बात है आप पेशेंट का एक्सैलरेटेड टेम्परेचर देखते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। तो वैसे ग्रेड्स ऑफ फीवर जो हैं वो कई सारी आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएंगी ग्रेड्स ऑफ फीवर की। कुछ लोग किसी को हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, कुछ कुछ रेंज रखी हुई है, लेकिन जर्नल में आपको एक बता देता हूँ कि जिसमें अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर उसका बुखार जो है 101.3 से ज्यादा है, तो 101.3 से ज्यादा है तो ये हम जनरली हाई ग्रेड फीवर के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट को। और अगर बेसिकली 101.3 से कम है पेशेंट का फीवर, तो इसको जनरली हम लोग लो ग्रेड फीवर के अंदर कंसीडर करते हैं। वैसे अगर आप हाई ग्रेड की रेंज देखोगे तो वो 102 तक होती है, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया कि अलग अलग है। अब हार्डवर्ड की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 3 तरीके से दिया हुआ है फीवर का ग्रेड, एक हाई ग्रेड, एक लो ग्रेड और एक इंटरमीडिएट, यानी कि बीच की रेंज भी दी हुई है। लेकिन हम जनरली जब पेशेंट को अप्रोच करते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ तो उसमें यही देखते हैं कि पेशेंट में बुखार जो है 101 से ज्यादा है, 101.3 से ज्यादा है या 101.3 से नीचे है, तो हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड में फर्क आपका वाजे हो जाता है।
अच्छा, अब आपने ये क्वेश्चंस पूछने के बाद जो है पेशेंट में फिर आपने देखने होते हैं एसोसिएट सिम्टम्स। एसोसिएट सिम्टम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से बेसिकली आप मेन डिफरेंशियल्स बनाते हैं कि पेशेंट जो आपके पास फीवर के साथ आया है तो वो मोस्ट लाइकली किस वजह से हो सकता है फीवर। अब मैं आपको बताया कि फीवर जो है आपने याद रखना है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन है इन ओपीडीज। जब आप बैठते हैं ओपीडी के अंदर तो अगर आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो तकरीबन 70% ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास फीवर के साथ ही आते हैं ओपीडीज के अंदर, या कभी कभार 80% ऑफ द टाइम फीवर के साथ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो बाकी आपके पास केस बचते हैं दूसरे नंबर पे वो बेसिकली डर्मा से रिलेटेड होते हैं। स्किन इशू होगा, डॉक्टर साहब खारिश हो गई, डॉक्टर साहब ये दाना निकल गया, इस तरीके से पेशेंट आएंगे। और फिर बाकी जो फिर बचते हैं वो बेसिकली अदर केसेस के अंदर आ जाते हैं जिसमें बहुत वास्ट कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन 70% ऑफ द टाइम फीवर के पेशेंट्स होते हैं ओपीडी के अंदर, जनरल ओपीडी के अंदर बुखार चढ़ा हुआ है। बुखार के साथ और क्या, ये बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम जर्नल रिव्यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। जर्नल रिव्यूज में यही होता है कि पेशेंट के अंदर फीवर के साथ आप किसी भी पेशेंट को देखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा लिथार्जिक लगेगा, यानी कि थका हुआ है बहुत ज्यादा, और जनरली फीवर के साथ ये कंप्लेन आपको दिखती है। अच्छा, दूसरी चीज पेशेंट के अंदर अगर आप चेक करें तो वो हम पूछते हैं चिल्स एंड राइगर्स का, कि पेशेंट शिवरिंग तो नहीं हो रही है, चिल्स ठंड तो नहीं लग रही। ठंड लगने का या राइगर्स होने का बेसिकली यहाँ पर आप कुछ अगर डिजीजेस याद रखना चाहें जो चिल्स एंड राइगर्स के साथ प्रेजेंट करती हैं तो उसमें से एक केस होता है हमारे पास बहुत कॉमन नमोनिया का, एक केस हमारे पास होता है फाइलोनेफ्राइटिस का, और एक केस हमारे पास जो आता है वो होता है मलेरिया का। ये मोस्ट कॉमन केसेस हैं जो आपके पास चिल्स के साथ आते हैं, ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है और बेसिकली शिवरिंग हो रही है। तो फाइलोनेफ्राइटिस, बेसिकली मलेरिया, और बेसिकली आपके पास नमोनिया का केस जो होता है वो आपने याद रखना है। अभी मैं इनको आगे बड़ी क्लासिफिकेशन में डिवाइड करूंगा, लेकिन अभी आपने इतनी पॉइंट्स याद रखने यहाँ पर, जो मैं बेसिक बेसिक आ रहे हैं वो भी मैं आपको साथ बता रहा हूँ। उसके बाद नाइट स्वेट्स, रात को पसीने तो नहीं आते। अगर पेशेंट बता रहा है बुखार के साथ रात को जो है पसीने आते हैं तो ये आपको बहुत कॉमनली सारे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये टीबी के साथ आपको देखने को मिलता है नाइट स्वेट्स। इसके अलावा बेसिकली मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, लेकिन नाइट स्वेट्स टीबी के साथ कॉमन कंप्लेन है। बाकी अनइंटेंशनल वेट लॉस ये भी आपको टीबी के साथ भी देखने को मिलता है, मलिग्नेंसीज के साथ भी देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहली बात बताई कि आप फीवर जब भी सोचते हैं तो इन्फेक्शन नहीं सोचना सिर्फ, बल्कि वास्ट कंडीशंस हैं जो आप सोच सकते हैं। तो अनइंटेंशनल वेट लॉस मतलब होता है कि पेशेंट ने कोई डाइट नहीं फॉलो करी, पेशेंट ने कोई बेसिकली जिम नहीं ज्वाइन करा, लेकिन स्टिल पेशेंट का वेट गिर रहा है। अब स्टिल वेट गिर रहा है बिना किसी डाइट को फॉलो करे हुए या फिर किसी भी वेट लॉस करने के पेशेंट निकला ही नहीं है और वैसी वेट लॉस हो रहा है, तो इसको हम अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं। और ये ज्यादातर आपको मैलिग्नेंसीज में भी नजर आता है, ये आपको बेसिकली टीबी में भी नजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलें जी, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन सिस्टम्स पे। सबसे पहला, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ फीवर का, कि आपके पास आ जाए एक पेशेंट फीवर के साथ, तो आपने उससे पूछा कि कब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो पेशेंट ने आपको बताया कि जनरली डॉक्टर साहब 2 दिन पहले अचानक से बुखार स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक पेशेंट आपको ऐसे बता सकता है, या पेशेंट आपको बताएगा कि पहले डॉक्टर साहब हल्का हल्का सा था लेकिन अभी ज्यादा हो गया, तो ऑन सेट का बता दिया पेशेंट ने आपको। दूसरा सवाल आपका यही है कि ड्यूरेशन कब से है, कितने टाइम हो गया फीवर हुए हुए। पेशेंट ने बताया कि 2 दिन से था, 3 दिन से था, या फिर पेशेंट ने बताया 1 महीने से था। तो ये आपको पता लग गया ग्रेजुअल बेसिकली क्रोनिक फीवर की हिस्ट्री है या एक्यूट फीवर की हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने पेशेंट से जो पूछा देखा वो एक्सिलरी टेम्परेचर था कि 101.3 से ज्यादा है या 101.3 से पेशेंट का फीवर कम है। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लोग हेड एंड नेक पर आ जाते हैं। हेड एंड नेक में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आता है और वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। आप देखते हैं बुखार जो है वो सबसे पहले मैं आपको एक्यूट फीवर की हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हमारे पास एक्यूट कंडीशन ज्यादा आती हैं। तो लेस देन 3 वीक का फीवर है पेशेंट को। ठीक है, तो ये आपके पास पेशेंट आया लेस देन 3 वीक के फीवर के साथ, और उसको बेसिकली लो ग्रेड या हाई ग्रेड हो सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक लो ग्रेड फीवर आगे साथ पेशेंट आया है, उसके साथ पेशेंट आपको बता रहा है कि उसकी नाक बह रही है, ठीक है, राइनोरिया हो रहा है, नेजल कंजेशन है, नाक बंद है। मोस्ट लाइकली केस हो सकता है वायरल रनाइटिस का। ठीक है, वायरल रनाइटिस या बेसिकली आपके पास जो केस होता है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का केस है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से एक पेशेंट हमारे पास आता है जो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और खाना खाने में बड़ी तकलीफ होती है, तो खाना गले से उतरता है, बहुत तकलीफ होती है। मे बी अ केस ऑफ फरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, डिस्फेजिया, ओडोनोफेजिया, कि आपको खाना खाने में डिफिकल्टी हो रही है, स्वॉलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर खाना खाते हुए तकलीफ होती है।
तो टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस का। डॉक्टर साहब गले में सूजिश है, बुखार है, बुखार के साथ गले में सूजिश है। अब ये हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको थोड़ी एक बड़ा वास्तव में बताऊं तो लो ग्रेड फीवर जो है वो आपको ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के साथ नजर आता है। वायरल इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ हाई ग्रेड फीवर होता है। वायरल इन्फेक्शन के साथ एक और चीज बड़ी कॉमन होती है कि आपको मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। जैसे कि पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है और पेशेंट आपको बता रहा है नजला है, बुखार है, इसके साथ नाक बंद हुई हुई है, हल्की फुल्की सी खांसी हो रही है, तो ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हुए हैं। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आपको फोकल सिम्टम नजर आता है, यानी कि फोकल मतलब होता है कि स्पेसिफिक सिस्टम आपको नजर आएगा, यानी कि पेशेंट आपको बता रहा है तो वो या तो बेसिकली हेड एंड नेक में से कुछ होगा, या फिर वो पल्मोनरी सिस्टम होगा, या वो जीआई सिस्टम होगा। तो इस तरीके से सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। अभी मैं इनको आपको वही डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। तो वायरल में ज्यादातर लो ग्रेड फीवर होता है, एक्सेप्शन है इसकी, जाहिर बात है, हर रूल कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि डेंगी है, डेंगी भी वायरस है, लेकिन डेंगी के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पेशेंट का जो है बुखार चला जाता है। तो आपने याद रखना है कि डेंगी भी वो बेसिकली हमारे पास वायरल इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन उसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन होती है, लेकिन जनरल रूल के अंदर यही आपको देखने को मिलता है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास एक पेशेंट आता है, और ये भी मैं आपको हेड एंड नेक में ही बता रहा हूँ कि पेशेंट आपके पास आ रहा है, जैसे कि ईएनटी के पेशेंट्स हो सकते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पेशेंट जो है आता है और बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है बुखार है, और बुखार के साथ कान में बहुत दर्द है या एयर डिस्चार्ज निकल रहा है। अब कान में दर्द है और एयर डिस्चार्ज निकल रहा है तो मे बी अ केस ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना या ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लेन आपको ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ नजर आती है, या आपको हेड एंड नेक में इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर ये दिखती है। उसके बाद अगर हम उससे नीचे आ जाएं तो फिर हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम कुछ हो सकता है इन्वॉल्वमेंट। जैसे पेशेंट आपके पास आता है, वो बताता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। आप बोलते हैं बुखार है, अच्छा, बुखार के साथ डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा खांसी है, अच्छा, उसके साथ खांसी कैसा है, नजला जुकाम हुआ हुआ है, नजला जुकाम में बलगम आ रहा है जो कि ग्रीनिश येलोइश कलर का है। ठीक है, और सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, आपने ऑस्कल्टेशन करी, आपको क्रैकल साउंड सुनाई दिया, तो मे बी अ केस ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बेसिकली लोअर LRTI होता है। यहाँ पर आपके पास नमोनिया का केस हो सकता है। ठीक है, LRTI यानी कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट को नमोनिया में भी नमोनिया है पेशेंट को। अच्छा, इसी तरीके से एक पेशेंट आपके पास आता है जो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो हल्का बुखार है, यानी कि लो ग्रेड फीवर है पेशेंट को, लेकिन उसके साथ पेशेंट को जो है ड्राई कफ लगा हुआ है, और वो काफी लॉन्ग पीरियड से पेशेंट को कफ हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा पेशेंट में रात में एक्सरबेट कर जाता है, बढ़ जाता है रात को वो कफ। तो वो पेशेंट को किस चीज में होता है, मे बी अ केस ऑफ वायरल ब्रोंकाइटिस। तो इस तरीके से आप पेशेंट में अप्रोच करते हैं फीवर को इन डिफरेंट सिस्टम्स। तो यहां पर आप देख रहे हो कि फीवर है, फीवर के साथ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रही है, स्पेसिफिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा। हम इजीली पेशेंट के अंदर बाय सिम्टम्स कर सकते हैं, जाहिर बात है मजीद अप्रोच होती है, लेकिन ये जो है फीवर के साथ ही देख के हिस्ट्री से ही पता कर रहे हैं कि हाँ जी क्या चीज है पेशेंट के अंदर। तो ये सारे आपको साइन बता रहा है पेशेंट। इसी तरीके से पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है बुखार है, लो ग्रेड फीवर है, और लो ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट को, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेशेंट आपको बता रहा है कि बुखार जो है वो 3 महीने से ज्यादा का, यानी कि आपको 3 वीक से ज्यादा का दिख रहा है, 3 वीक से ज्यादा का बुखार दिख रहा है, तो 3 वीक से ज्यादा का बुखार है। और पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है खांसी है, ड्राई कफ है, तो पेशेंट ड्राई कफ का बता रहा है आपको। ठीक है, पेशेंट आपको जो है नंबर 1, नंबर 2 आपको बता रहा है पेशेंट जो नाइट स्वेट्स का बता रहा है। इसके अलावा नंबर 3 पेशेंट आपको बता रहा है कि पेशेंट 1 वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का। ठीक है, वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा है पेशेंट। और इसके अलावा पेशेंट जो है आपको बता रहा है नंबर 4 कि जो स्प्यूटम है उसमें ब्लड स्टिक नजर आती है, हल्का सा ब्लड आता है स्प्यूटम के अंदर, तो ब्लड इन स्प्यूटम जिसको हम हेमेप्टेसिस कहते हैं, तो ब्लड इन स्प्यूटम। ये क्लासिकल फीचर्स हैं जो आपको पेशेंट्स में नजर आते हैं विद ट्यूबरक्लोसिस। तो अच्छा, मैं आपको वैसे एक बता देता हूं, अब क्योंकि हम उसकी तरफ चले गए हैं कि 3 वीक से ज्यादा के कौन से बुखार होते हैं। सबसे पहले लेस देन 3 वीक्स के जो फीवर होते हैं वो ज्यादातर आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉजेस होती हैं, जो कि बेसिकली हमने अभी डिस्कस करे, डिफरेंट टाइप के आपके अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ग्रेटर देन 3 वीक्स में आपने याद रखना है कि ये थोड़ा सा आपके लिए रेड फ्लैग होता है। अगर बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट को फीवर हो रहा है तो जनरली यहाँ पर आपके पास जो डिजीजेस होती हैं वो लॉन्ग फीवर के अंदर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस होता है, एंडोकार्डाइटिस होता है, ब्रूसिलोसिस होता है, इसके अलावा मलिग्नेंसिस में लिम्फोमा, लुकीमिया होते हैं,
या बोन ट्यूमर्स होते हैं, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स, इनमें आपको लॉन्ग हिस्ट्री मिलती है। या फिर बेसिकली आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। अगर पेशेंट आपको लॉन्ग फीवर की हिस्ट्री दे रहा है तो ऑटो इम्यून डिजीजेस को कभी रूल आउट नहीं करना। रूमॉइड अर्थराइटिस, इसके अलावा एसएलई, ये भी पेशेंट के अंदर हो सकता है। इनके अंदर ज्यादातर आपको जो कंडीशन में फीवर नजर आता है वो लो ग्रेड नजर आता है। पेशेंट लो ग्रेड फीवर के साथ आएगा और बाकी पेशेंट के अंदर जाहिर बात है अकॉर्डिंग टू सिस्टम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग फीवर की हिस्ट्री होती है वो ज्यादातर आपके पास इन केसेस की वजह से होती है। तो मलिग्नेंसीज को हमेशा रूल आउट करना है आपने। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फीवर के अंदर पेशेंट आपके पास आ सकता है, वो आप हमेशा रूल आउट करेंगे। और दूसरी चीज टीबी, इसके अलावा बेसिकली एंडोकार्डाइटिस, इसके अलावा ब्रूसिलोसिस, ये डिफरेंट चीजें आपने जो डेफिनेटली देखनी है। अच्छा, इसमें अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे की साइड पर आ जाए तो अब हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या पेशेंट्स आ सकते हैं। तो पेशेंट आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। अच्छा जी, बुखार है और क्या है, और पेशेंट बता रहा है आपको कि पेशेंट को जो है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है। बुखार के साथ पेशेंट को क्या चीज हो रही है, पेशेंट बता रहा है आपको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है। अब राइट अपर क्वाड्रेंट पेशेंट को पेन हो रहा है तो मे बी अ केस ऑफ कोई बेसिकली हिपेटा बिलियरी कॉज हो सकती है, जिसमें पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है। मे बी एक्यूट हेपेटाइटिस की पेशेंट को हिस्ट्री हो। एक्यूट हेपेटाइटिस का पेशेंट कैसा आ सकता है, पेशेंट को बुखार था, राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन हो रहा है, साथ में पेशेंट को जॉइंटिस डेवलप हुआ हुआ है, स्किन येलो कलर की हो रही है या आइस येलो कलर की दिख रही है आपको, तो मे बी अ केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। या फिर जनरली आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो बता रहा है आपको पेशेंट कि डॉक्टर साहब मुझे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, यानी कि पेशेंट आपको राइट इलियक फोसा पे बता रहा है कि पेन हो रहा है। मे बी अ केस ऑफ बेसिकली किस चीज का केस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस का केस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ये थोड़े सर्जिकल केसेस की तरफ चलेगा लेकिन ये केसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अपेंडिसाइटिस का केस हो सकता है। इसी तरीके से पेशेंट आपको बता रहा है, आप पेशेंट से पूछ रहे हैं, अब मैं ये सारे एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड बता रहा हूँ। इसी तरीके से पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि पेशेंट को जो है बुखार है और बुखार के साथ जो पेशेंट को पेन हो रहा है, अभी मैंने बताया था राइट इलियक फोसा, अब मैं बता रहा हूं लेफ्ट इलियक फोसा। तो पेशेंट को लेफ्ट इलियक फोसा या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, तो मे बी अ केस ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डायवर्टिकुलाइटिस का केस हो सकता है। तो इस तरीके से, या फिर पेशेंट आपके पास आया है और वो आपको बता रहा है कि उसको बुखार है और बुखार के साथ पेशेंट जो है उसको फ्लैंक एरिया पे पेन हो रहा है। अभी मैं उसकी तरफ भी चलता हूँ। जनरली फ्लैंक एरिया पर पेशेंट को पेन हो रहा है तो मे बी अ केस, और उसके साथ पेशेंट को चिल्स हैं, तो मे बी अ केस ऑफ फाइलोनेफ्राइटिस। तो आपने फाइलोनेफ्राइटिस को कभी मिस नहीं करना। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल ये पेन से रिलेटेड है कि पेन एब्डोमिनल की साइड पर हो रहा है पेशेंट को, तो और वो कहां कहां पर बेसिकली पेशेंट का रेफर कर रहा है पेशेंट पेन, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसी तरीके से पेशेंट आपके पास एक आ सकता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है बुखार है और बुखार के साथ डॉक्टर साहब मोशन लग गए। अब बुखार के साथ मोशन लग गए तो पेशेंट को डायरिया दिख रहा है, फीवर विद डायरिया, तो मे बी अ केस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो आपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरफ जाना है, जाहिर बात है पेशेंट को इन्फेक्शियस डायरिया हुआ हुआ है, वो आप अप्रोच करेंगे। इसी तरीके से पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो बुखार है और बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गई। अब आपने कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत आम दूसरी कंडीशंस के साथ तो सुनी होगी, लेकिन जनरली बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जैसे जनरल पेशेंट आता है, कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हम लोग जब अगर आप हमारा इंशाल्लाह ओपीडी का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम उसको पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं कि बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो मे बी अ केस ऑफ बेसिकली डायवर्टिकुलाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायवर्टिकुलाइटिस भी हो सकता है और पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपको फीवर के बारे में पता है, आप उसको अप्रोच करना जानते हैं किस तरीके से करना है, तो आप बहुत सारी डिजीजेस में, जब ओपीडी में कोई डॉक्टर बैठा हुआ होता है ना तो वो इसी तरीके से सुन रहा होता है और वो फौरन जब प्रिस्क्रिप्शन अपनी लिखना स्टार्ट करता है तो ये सारी चीजें उसके जहन में चल रही होती हैं कि हाँ जी क्या बता रहा है, क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली क्या है, और इसके अलावा इसके लिए टेस्ट अगर करना है तो वो क्या करना है। और यही हम अपने ओपीडी के कोर्स में सिखाते हैं। और अगर आप में से कोई जाहिर बात है अभी न्यू डॉक्टर हैं या फिर स्टिल अभी बेसिकली 5th ईयर 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है या ओपीडी हैंडल करते हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम लोग उसमें बार बार डिस्कस करते हैं और हर डिजीज हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ज्यादातर उसके अंदर कवर होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि अगर पेशेंट आपके पास यूरोजेनिटल सिस्टम के साथ आता है, यूरोजेनिटल सिस्टम में आपके पास पेशेंट क्या आ सकता है, पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, बुखार के साथ बर्निंग म्यूचुरेशन हो रही है पेशेंट को, यानी कि डिसयूरिया है, पेशेंट को पेशाब में जलन हो रही है डॉक्टर साहब, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ज्यादा पेशाब आता है और बार बार जाना पड़ता है, अर्जेंसी हो गई है, तो मे बी अ केस ऑफ यूटीआई, पेशेंट को यूटीआई हुआ है। या इन्हीं सिम्टम्स के साथ पेशेंट आपको फ्लैंक पेन बता रहा है, जो भी मैंने आपको बताया था फ्लैंक पेन बता रहा है, और साथ में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, तो बेसिकली पेशेंट के अंदर केस हो सकता है फाइलोनेफ्राइटिस का, वो आपने मिस नहीं करना कभी भी। इसी तरीके से पेशेंट आपको जो है वो फीवर के साथ आया है और फीवर के साथ पेशेंट आपको स्क्रूटल पेन का बता रहा है कि टेस्टिकुलर पेन हो रहा है।
टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, मे बी अ केस ऑफ बेसिकली ऑर्काइटिस, ठीक है, या एपिडिडेमाइटिस, ये केस हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, ऑर्काइटिस या एपिडिडेमाइटिस। अच्छा, अब ये भी रीजन है कि जनरली ऑर्काइटिस वगैरह किस वजह से डेवलप होता है, अगर कोई पेशेंट मम्स का हो तो मम्स के अंदर बेसिकली मेल पेशेंट्स के अंदर ऑर्काइटिस वगैरह डेवलप हो जाता है, या फिर जनरली आपके पास पेशेंट का केस हो जो कि यूरोजेनिटल सिस्टम से, जैसे मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब जो है मुझे जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि बेसिकली पेशेंट को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है एक, ठीक है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम पीनल मिएटस, और साथ में पेशेंट आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब बुखार है, और उसके साथ पेशेंट आपको बता रहा है टेस्टिकुलर पेन हो रहा है। तो ये हो सकता है मे बी अ केस ऑफ गनोरिया, ठीक है, जो कि हमारे पास एसटीआईज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। गनोरिया का केस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड गनोरिया का होता है। तो आपने याद रखना है कि ऑर्काइटिस या एपिडिडेमाइटिस आपको एक तो बेसिकली मैंने बताया मम्स के साथ भी नजर आता है, स्पेशली बच्चों में, और बड़ों के अंदर अगर डिस्चार्ज का मसला हो रहा है, डिस्चार्ज के साथ ये दिख रहा है, तो मे बी अ केस ऑफ बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर किस चीज की प्रेजेंटेशन है, बेबी केस ऑफ जो कि आपके पास कॉम्प्लिकेटेड गनोरिया का केस होता है। इसी तरीके से आपके पास फीमेल पेशेंट आ रही है और फीमेल पेशेंट आपको बता रही है कि डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो रही है, येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज है, हाई ग्रेड फीवर है, और उसके अलावा पेशेंट बता रही है कि मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन है। हाई ग्रेड फीवर है या फिर पेशेंट को फीवर है, उसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन है और उसके साथ डिस्चार्ज है, तो ये क्या केस हो सकता है, ये केस हो सकता है पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का, जो कि बेसिकली गनोरिया की वजह से भी हो सकती है और बेसिकली क्लेमिडिया की वजह से भी हो सकती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। देखें हम किस तरीके से आराम से चीज सोच रहे हैं और डिजीज तक पहुंच रहे हैं। अभी हमने अप्रोच, जाहिर बात है, टेस्ट भी करवाने होते हैं, चीजें भी करनी होती है, लेकिन आप पेशेंट को कुछ लिख के तो दे सकते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन तो पेशेंट को बता सकते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक पेशेंट का टेस्ट होगा या कल्चर की रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन तक तो जाहिर बात है पेशेंट उसको आपने सिम्टम तो कम करना है। वो कैसे करेंगे, जब आप कंफर्म होंगे कि हुआ क्या है पेशेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पेशेंट आ सकता है कि पेशेंट आया हुआ है और उसके साथ बुखार है पेशेंट को, और आपको जेनिटल एरिया पे अल्सर्स नजर आ रहे हैं, अल्सर्स नजर आ रहे हैं या वेसिकल्स बने हुए हैं जेनिटल एरिया पे, तो मे बी अ केस ऑफ एसटीडीज, जिसमें बेसिकली सिफिलिस हो सकता है, हर्पीस हो सकता है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है उसमें आपके पास पेशेंट में वेसिकल्स बन जाते हैं, तो जेनिटल एरिया पे वेसिकल्स बने हुए हैं या फिर बेसिकली पेशेंट को जो है वो अल्सर्स अगर बने हुए तो सिफिलिस का केस हो सकता है, तो जेनिटल अल्सर्स हैं तो सिफिलिस का केस होता है। तो बहरहाल इस तरीके से आप इस तरफ अप्रोच करते हैं। अब हम थोड़ा सा अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे आ जाएं, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में पेशेंट आ सकता है बुखार के साथ, और बुखार के साथ आपको वो बताएगा डॉक्टर साहब मुझे नेक स्टिफनेस हो रही है। इसके अलावा पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, मे बी अ केस ऑफ बेसिकली मेनिंजाइटिस, या फिर बेसिकली आप पेशेंट में देख रहे हैं और पेशेंट आपको बता रहा है कि उसको बुखार है, इसी तरीके से नेक स्टिफनेस है, इसी तरीके से पेशेंट को हेडेक है, लेकिन साथ में पेशेंट में कोई आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दिख रहा है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब होता है कि ब्रेन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से आपको कोई स्पेसिफिक आपको मोटर या सेंसरी डेफिसिट नजर आ रहा है, यानी कि पेशेंट को अचानक से एक साइड बॉडी की पैरालाइज हो गई है या फिर वीकनेस डेवलप हो गई है, पेशेंट बता रहा है कि हाथ चलाने में या पैर चलाने में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, या पेशेंट को अचानक से यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गई है। तो ऐसे केसेस होते हैं कि जब पेशेंट के ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, उसको हम कहते हैं एनसेफलाइटिस। तो मेनिंजियो एनसेफलाइटिस का केस हो सकता है मे बी, क्योंकि अगर पेशेंट आपको ये बता रहा है। तो बहरहाल इस तरीके से आप न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो आपको नजर आती है। इसमें एक मैं आपको बताता हूं सबसे पहले रैश का। तो एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको रैश डेवलप हुआ है, फीवर है, फीवर के साथ रैश है। रैश का जो फर्स्ट डे का रैश होता है वो अक्सर आपके पास जो कंडीशंस होती हैं, फीवर प्लस रैश ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि बुखार चढ़ा और बुखार के साथ रैश हो गया, तो उसमें फर्स्ट डे का केस जो होता है वो चिकन पॉक्स का हो सकता है। तो फर्स्ट डे फीवर के साथ रैश डेवलप हुआ है, तो रैश आपको दिख रहा है, कब दिख रहा है, ऑन द फर्स्ट डे, तो मे बी अ केस ऑफ चिकन पॉक्स। या फिर हमारे पास दूसरा केस होता है रुबेला का, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको दोबारा भी सुन लेगा तो दोबारा से आप इसको अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा सेकंड डे का जो रैश होता है, सेकंड डे का रैश एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है, टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस। टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस के साथ रैश डेवलप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्कारलेट फीवर। तो सेकंड डे का फीवर जो होता है, सेकंड डे मतलब फीवर के साथ सेकंड डे पे रैश पेशेंट को डेवलप करा हुआ है, तो ये स्कारलेट फीवर अमूमन 12 से 24 घंटे में बेसिकली पेशेंट को रैश डेवलप होता है आफ्टर टॉन्सिलाइटिस, तो ये स्कारलेट फीवर का केस होता है। स्कारलेट फीवर या मे बी अ केस ऑफ डेंगी, डेंगी वायरस के अंदर भी जनरली आपको रैश डेवलप हुआ दिखता है, जो कि मैक्यू पेपिलरी रैश होता है, वो आपको दिखता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर आपको थर्ड डे पे रैश नजर आ रहा है, यानी बुखार हुआ था उसके थर्ड डे पे रैश डेवलप हुआ है, तो मे बी अ केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का जो पेशेंट होता है अमूमन आपको थर्ड डे पे जो है वो
रैश नजर आते हैं। तो ये आपने अगर ज्यादा याद नहीं रखना, कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का आप याद रख सकते हैं। बाकी रैश की अपीयरेंस होती है, बेसिकली किस तरीके का रैश है, सैंड पेपर रैश है तो बेसिकली पेशेंट को अमूमन स्कारलेट फीवर का होता है या मीजल्स का रैश होता है, तब उनके अंदर और भी जो सिम्टम्स होते हैं जारी बात है अप्रोच करते हैं और वो हम लोग अपने कोर्स के अंदर डिस्कस भी करते हैं उन चीजों को। तो बहरहाल मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आप किस तरीके से उसकी तरफ जाते हैं। इसी तरीके से पेशेंट आपके पास आता है और उसका कोई सॉफ्ट टिश्यू का मतलब होता है, पेशेंट में आप देख रहे हो, पेशेंट में आपको लेग स्वेलिंग नजर आ रही है, यानी कि पेशेंट में आप जब देख रहे हो तो आपको लोकलाइज्ड लेग स्वेलिंग नजर आ रही है। अब लोकलाइज्ड लेग स्वेलिंग नजर आ रही है आपको, तो जनरली सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आपको नजर आ रही है, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है। तो इसका जो रीजन होता है, एक तो सेलुलाइटिस हो सकता है, तो फीवर है, फीवर के साथ सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन हुई हुई है आपको, मे बी अ केस ऑफ सेलुलाइटिस। नंबर टू, मे बी अ केस ऑफ एप्सिस। एप्सिस आपने नहीं भूलना कभी भी, एप्सिस भी हो सकता है उस जगह पे। तो अगर एप्सिस होता है तो जनरली ड्रेनेज वगैरह होती है, ज्यादा बड़ा एप्सिस है, हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं आईवी फॉर्म के अंदर, फिर जनरली ओरल फॉर्म के अंदर जाती है। लेकिन याद रखना है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन है, लोकलाइज्ड है, पूरे ऑल ओवर द एरिया पर आपको नजर आ रही है, तो सेलुलाइटिस को आपने मिस नहीं करना और आपने एप्सिस को मिस नहीं करना, एप्सिस फॉर्मेशन भी हो सकती है। आखिरी इसके बाद जो बेसिकली पॉइंट है वो है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप जब पेशेंट के बेसिकली एक्सट्रीमिटीज देखते हैं और पेशेंट आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है और बुखार के साथ मुझे मसल पेन होता है। माइल्जिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन विद वायरल फीवर। वायरल फीवर के साथ आपको जनरलाइज फीवर के वैसे ही आपको जनरल फीवर के साथ भी ये कंप्लेन नजर आती है, पेशेंट आपको मसल पेन का बताता है, लेकिन वायरल फीवर के साथ जो है बहुत कॉमनली दिखता है माइल्जियास, यानी कि मसल पेन हो रहा है, मसल दुख रहे हैं, माइल्जियास होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज होती है अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया मींस होता है कि पेशेंट को बोन पेन हो रहा है। अब बोन पेन में आपने दो बातें याद रखनी है फीवर के साथ। फीवर के साथ बोन पेन हो रहा है कि पेशेंट बता रहा है पूरी मतलब टांगों में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, हाथों में दर्द हो रहा है, तो मे बी अ केस ऑफ डेंगी। डेंगी के साथ जनरली आपको जो है जर्नलाइज बेसिकली पेन नजर आता है बोन्स के अंदर, ये डेंगी के साथ भी आपको नजर आता है। ये बेसिकली आपको इसके साथ जो और रीजंस होते हैं वो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया बड़ा कॉमन है, बाद में वो अर्थराइटिस करवा देता है पेशेंट के अंदर, शुरू में इसी तरीके से जर्नलाइज पेन डेवलप होता है। जिका वायरस होता है और एक और वायरस होता है, ये भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जिसको हम बेसिकली रोज रिवर वायरस कहते हैं। ये यहाँ पर कॉमन नहीं है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिलती है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। लेकिन हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान में देखने को मिलती है वो जाहिर बात है डेंगी फीवर वगैरह है, ये डेंगी फीवर के साथ, या चिकनगुनिया आजकल बहुत कॉमन था तो चिकनगुनिया के साथ आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से पेशेंट आपको ये बता रहा है कि पेशेंट को बोन पेन हो रहा है। अब बोन पेन में भी इंपॉर्टेंट है पेशेंट से पूछना कि बोन पेन पेशेंट को किधर हो रहा है, यानी कि बोन पेन ऑल ओवर द बोन हो रहा है या फिर किसी लोकलाइज जगह पर हो रहा है। अच्छा, यहां तो मैंने अर्थरेल्जिया जो बताया मैं इसको थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर देता हूं। अर्थरेल्जिया मींस पेशेंट को जॉइंट पेन है, ठीक है, जॉइंट पेन है। बोन पेन अब मैं आपको बता रहा हूं, अर्थरेल्जिया मतलब पेशेंट बता रहा है जोड़ों में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। अब पेशेंट आपको एक बता रहा है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पैर की हड्डियों में दर्द हो रहा है, हाथ की हड्डियों में दर्द हो रहा है। अब ये बेसिकली एक तो डेंगी का केस, यही जो मैंने अभी बताया था डेंगी आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो आप चीज याद रख सकते हैं वो है बेसिकली अगर पेशेंट आपको बता रहा है ऑल ओवर द बॉन की जगह स्पेसिफिक रीजन पे हो रहा है, यानी कि वो कहीं हाथ रख के बता रहा है कि इस जगह पे ज्यादा दर्द हो रहा है हड्डी में और बुखार चढ़ा हुआ है पेशेंट को, तो मे बी अ केस ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, आपने याद रखना है कि केस किस चीज का हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस। या फिर बेसिकली केस हो सकता है कोई मेलिग्नेंसी का, बिनाइन बोन ट्यूमर भी होते हैं और मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स भी होते हैं, तो वो भी स्पेसिफिक रीजन पे पेन करवाते हैं। तो अगर डिफ्यूज बता रहा है पूरी हड्डी में दर्द हो रहा है, हाथों की हड्डी में दर्द हो रहा है, पैरों की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो जनरली डेंगी का हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि एक स्पेसिफिक रीजन पे हाथ रख के और यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है और बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप ऑस्टियोमाइलिटिस की तरफ जा सकते हैं, आप बोन डिजीजेस की तरफ यानी कि बोन ट्यूमर्स की तरफ जा सकते हैं। बोन ट्यूमर्स आपने कभी भी मिस नहीं करना। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फीवर से रिलेटेड जो कि पेशेंट के अंदर आप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आप अप्रोच करते हैं, आपको सिस्टम का वंस अंदाजा हो जाता है कि ये सिस्टम है, तो जनरली आप ये देख लेते हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, अब यहां से बात शुरू होती है, लेकिन यहां तक आप पहुंच गए तो अब एक चीज होती है कि कभी कभार पेशेंट आता है आपके पास और आप पूछते हैं क्या है, हाँ भाई क्या है, पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब बुखार है। अच्छा जी, बुखार है, कब से है, सारी बातें आपने सारे अपने सवाल कर लिए। अब आप आए कि अब आप अपने पिन पॉइंट पे आए जहां पर आपकी ग्रिप है, चलो जी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है या पल्मोनरी डिजीज है तो क्या है, तो या यूरोजेनिटल डिसऑर्डर है। अब मैं पूछूंगा और पेशेंट मुझे फौरन बता देगा डॉक्टर साहब ये मसला है इसके साथ, फीवर के साथ मुझे मेरे हाथों में दर्द हो रहा है या फीवर के साथ मेरे जो है बेसिकली सर में दर्द है, उसके साथ नेक स्टिफनेस हो रही है। आप ये पूछने जाते हैं और पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब और तो कुछ भी नहीं है। अब पेशेंट को बुखार है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो केस होते हैं ये होते हैं बेसिकली आपके फीवर के जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन,
यानी कि जनरली पेशेंट को बुखार तो दिख रहा है हमें, लेकिन बुखार के अंदर जनरली पेशेंट कोई सिम्टम ऐसा नहीं बता रहा, कोई जगह नहीं बता रहा है ऐसी जिसपे हम अप्रोच कर सकें कि हाँ जी बुखार इसकी वजह से हुआ होगा। अब ये जो केस होते हैं ये होते हैं थोड़े ट्रिकी केस। अब ट्रिकी केसेस के अंदर जनरली आपके पास ज्यादा कौन सी कंडीशंस आती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन जो है वो जनरली आपको वैसे भी नजर आ सकता है नॉन फोकल फीवर के तौर पे, या जनरली अभी मैं इसको पहले बाद में आता हूं इस पे। ये आप देखें कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है मुसलसल तौर पर हाई हो ऑन मल्टीपल ओकेशंस, और जो लास्ट करे बेसिकली ग्रेटर देन 3 वीक्स विद नो क्लियर एटियोलॉजी। ये क्लासिकल बेसिकली फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है। आपको अनक्लासिकल भी दिख सकता है यानी कि नॉन क्लासिकल भी दिख सकता है, जिसमें पेशेंट शॉर्ट हिस्ट्री में भी आपको ये चीजें बता सकता है। शॉर्ट में भी मैं बताऊंगा, लॉन्ग में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बारह ग्रेटर देन 3 वीक्स का पेशेंट आ रहा है विद नो क्लियर एटियोलॉजी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये मे बी अ केस हो सकता है किस चीज का, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का। अच्छा, अब यहां पर आप पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, ये स्पेशली आप इसको नॉन फोकल फीवर भी कहते हैं, यानी कि आपको फोकस नजर नहीं आ रहा, पेशेंट आपको जनरलाइज सिम्टम्स बता रहा है। अब अगर पेशेंट आपके पास आया और बुखार है और हड्डियों में दर्द है, मैंने आपको कितनी सारी डिजीजेस बताई जिसमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, मसल में पेन हो सकता है, आपने स्पेसिफाई कैसे करना है या फिर आपने किन चीजों का सोचना है, इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखें। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आपने कुछ डिजीजेस याद रखनी है जो बहुत कॉमन है। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज है टीबी। अक्सर ये पेशेंट आप क्यों नहीं पकड़ पाते वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कभी कभार ये होता है कि इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे टीबी है, वो वाहिद ऐसा बेसिकली बैक्टीरिया है जो बॉडी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है पेशेंट आपके पास पल्मोनरी सिम्टम्स लेके आए, साथ में पेशेंट आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे डायरिया लगता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है अचानक से, इस तरीके से आ रहा है। या फिर पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, खांसी है काफी टाइम से, उसके अलावा मुझे तो है बेसिकली कफ भी है। इसके अलावा पेशेंट जो आपको बता रहा है कि मुझे पीछे दर्द होता है, बैक पेन होता है, मे बी अ केस ऑफ पॉट डिजीज जो कि टीबी की वजह से ही होती है। इसी तरीके से पेशेंट आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब जो है मुझे बुखार है, इसके अलावा मुझे खांसी थी काफी टाइम से, अभी बहुत ज्यादा सर में दर्द रहने लगा है और नेक स्टिफनेस हो रही है, तो टीबी मेनिंजाइटिस का केस हो सकता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा भटक जाते हैं चीज से, लेकिन आपने याद रखना है कि ये टीबी भी हो सकता है। और शॉर्ट हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो मलेरिया का केस हो सकता है। मलेरिया में आपको पेशेंट में जनरलाइज ऐसे कोई और इंटरमिटेंट फीवर है, ये आपको पता है कि हाँ जी इंटरमिटेंट फीवर होता है, चिल्स एंड ड्राइगर्स होते हैं, लेकिन वो और कंडीशंस में भी दिख रहे हैं आपको। लेकिन आप जब पेशेंट में देख रहे हो तो क्या बता रहा है पेशेंट, मलेरिया का पेशेंट हो सकता है ऐसा। अच्छा, मलेरिया में जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ उसमें क्या टारगेट पॉइंट होते हैं, तो जनरली हम उसमें देखते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि कौन से केसेस ज्यादा ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेंगू का केस हो सकता है, चिकनगुनिया का केस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस का केस हो सकता है। ये सब इसी तरीके से आता है। एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट कैसा आता है, बुखार हो रहा है डॉक्टर साहब और पता नहीं क्यों थकावट रहती है बहुत ज्यादा। अब थकावट होती है, बुखार होता है, तो आपको पता है बुखार के साथ तो अक्सर पेशेंट में थकावट होती है। ये बेसिकली पेशेंट क्या बता रहा है, एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट होता है। मजीद अप्रोच क्या होती है, वो डेफिनेटली सारी बातें देखी जाती है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपने हमेशा याद रखनी है कि ये होती है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। इसमें बहुत वास्ट कंडीशंस जो होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस आपने नहीं भूलनी। ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत इसमें आती हैं कि जिसमें पेशेंट आपके पास आया बुखार के साथ, और जनरली पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप करी हुई, आपको पता ही नहीं लग रहा कि जनरली इसके साथ और क्या मसला हुआ है, आप इन्फेक्शन में ढूंढ रहे हैं। तो आप फिर अप्रोच जो है जनरली चेक करते हैं, आप पेशेंट के अंदर कल्चर करवा रहे होते हैं, कल्चर नेगेटिव आ रहे होते हैं, फिर मजीद अप्रोच की जरूरत होती है, मजीद आपकी जाहिर बात है डायग्नोस्टिक और हिस्ट्री की जरूरत होती है कि पेशेंट में हिस्ट्री आप इंपॉर्टेंट तरीके से लें, सही तरीके से लें। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली साइंस हैं, वो आप पेशेंट के अंदर मिस ना करें। तो उसकी तरफ फिर हम अप्रोच करते हैं पेशेंट में, और ये ज्यादातर केसेस आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट फिगर है। तो फोकल फीवर भी हो सकता है, नॉन फोकल भी हो सकता है, जिसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। एग्जैक्टली हमें एटियोलॉजी नहीं पता चल पा रही होती पेशेंट की, लेकिन मोस्ट लाइकली यही केसेस होते हैं जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। और भी इसके अंदर जनरली आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ जो होते हैं पेशेंट्स, और भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट आपके पास आ सकता है, ठीक है। और उसमें अगर हम लोग और बातें करें कि कौन से केसेस होते हैं, तो उसमें जनरली आपके एप्सिस के केसेस बड़े कॉमन है। यानी कि एप्सिस अगर पेशेंट को डेवलप करा हुआ है इनसाइड द बॉडी, आपको पता नहीं लग रहा, पेशेंट बुखार के साथ आया हुआ है और आप पेशेंट को देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार बुखार क्यों हुआ हुआ है, एप्सिस हुए होते हैं बॉडी के अंदर जनरली, तो उसके अंदर लिवर एप्सिस का केस हो सकता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास एमेबिक डिजीज की वजह से हो जाता है। बहरहाल उसमें डायरिया भी प्रेजेंट करता है बाद में, लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि ये केसेस हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस का बताया ही। मलिग्नेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, मलिग्नेंसी आपने नहीं भूलनी। मलिग्नेंसी भी आपके पास आ सकती है बेसिकली लुकीमिया लिम्फोमा के पेशेंट्स जो कि बेसिकली आ रहे हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, लुकीमिया,
रीनल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट जिनको बेसिकली मलिग्नेंसी की वजह से डेवलप करा हुआ है। तो इसमें तकरीबन अगर हम बात करें तो जो इन्फेक्शियस कॉजेस होती हैं वो तकरीबन 11 से 55% होती हैं। तो 11 से 55% जो होती हैं वो इन्फेक्शियस कॉजेस की वजह से जनरली पेशेंट को पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन में बेसिकली पेशेंट आता है। 12 से 34% जो होती हैं तकरीबन आपके पास ये ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जिसमें आपके पास बेसिकली ज्यादातर बेसिकली टेम्पोरल अर्थराइटिस डेवलप कर गया पेशेंट को, एसएलई डेवलप कर गया पेशेंट को, पोली अर्थराइटिस नोटोजा हो गया पेशेंट को, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपके पास जो है 7 से लेके 35% तक मलिग्नेंसी के केसेस हो सकते हैं। तो ये मलिग्नेंसी के केसेस आते हैं आपके पास। और अदर रीजन के अंदर बेसिकली फिर वही आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो बेसिकली अदर कॉजेस के अंदर आपने याद रखना है। अदर कॉजेस के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं जनरली केसेस किस चीज के, वो होते हैं ड्यू टू ड्रग की वजह से। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक ड्रग रिलेटेड हो सकता है, तो ड्रग इंड्यूस फीवर। चले जी, मैं आपको एक केस बोलता हूं, आप मुझे बताएं वो पेशेंट क्या है। एक पेशेंट था, उसको जनरली बेसिकली कोई प्रॉब्लम हुई कुछ टाइम पहले, कोई मेडिकेशन उसने इस्तेमाल करना स्टार्ट करी और अपना डिजीज उसकी ट्रीट हो रही थी, टॉन्सिलाइटिस का, चले हम इसके तरीके से ले लेते हैं। पेशेंट को जो है वो नॉर्मली फ्रेंजाइटिस का केस था और उसमें पेशेंट को हम जनरली ट्रीट कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स वगैरह पेशेंट की चल रही थी। अब पेशेंट आपके पास कुछ टाइम बाद प्रेजेंट करा है और उसको फीवर है और जनरली डायरिया डेवलप करा हुआ है। अब आप मुझे बताएं ये पेशेंट को हुआ क्या। तो वो बेसिकली क्या हुआ है, वो हुआ है पेशेंट को एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया और उसी की वजह से पेशेंट को हुआ है फीवर। तो एंटीबायोटिक एक आप जाहिर बात है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो यूज कर ही रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप जो होता है, इसमें बीटा लैक्टम ग्रुप, जिसमें सेफेलोस्पोरिन भी आती हैं, ये जनरली पेशेंट को फीवर डेवलप करवा देती हैं। अच्छा, अगर पेशेंट में सीवियर किस्म का फीवर आपने देखना है तो इसमें हमारे पास कुछ डिजीज बेसिकली कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो बेसिकली कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें सीवियर किस्म का फीवर हो जाता है। जैसे कि आपके पेशेंट के अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, या फिर जनरली पेशेंट आपके पास आ सकता है विद सेरोटोनिन सिंड्रोम, या फिर पेशेंट आपके पास आ सकता है बेसिकली। अच्छा, अब इनमें ड्रग कौन सी होती है, पहले हम ड्रग्स को देख लेते हैं। ड्रग्स जो होती है इनके अंदर जनरली आपके पास यहाँ पर आपके पास हेलोथेन होती है जो कि एनेस्थेटिक ड्रग होती है। तो हेलोथेन के साथ पेशेंट को बहुत खतरनाक किस्म का फीवर हो जाता है। इसके अलावा बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो ड्रग होती हैं वो एसएसआरआईस होती हैं, यानी कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं। तो ये जनरली आपके पेशेंट के अंदर क्या करवाती हैं, ये पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा देती हैं डेवलप, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर किस्म का फीवर हो सकता है। तो जनरली ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ और ये मेडिकेशन ये यूज हो रही होती हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज आपने और याद रखनी है यहाँ पर, वो है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन सिंड्रोम। अक्सर क्या होता है कि एमआई का पेशेंट है आपके पास, एमआई का पेशेंट आया, आपने एसीएस प्रोटोकॉल दिया पेशेंट को, पेशेंट नॉर्मली एडमिट था। अब कुछ टाइम बाद जो है पेशेंट को एकदम से क्या चीज डेवलप हो गई, तकरीबन 2 वीक्स के बाद पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है बुखार है। और बुखार में आप देख रहे हो तो आपको एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं पता लग पा रही है कि बुखार है क्यों पेशेंट को। पेशेंट को आप देख रहे हो इन्फेक्शन तो नहीं है, कल्चर करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो बेसिकली होता है फीवर ड्यू टू बेसिकली पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस की वजह से, जो कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस होता है पेशेंट को। उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसकी वजह से पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली जाहिर बात है इन्फ्लामेटरी रिस्पांस ऑन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की वजह से जनरली फीवर डेवलप हो जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आफ्टर 2 to 10 वीक्स के बाद पेशेंट को फीवर हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये कभी भी आपने नहीं भूलनी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक आखिरी पॉइंट बता देता हूं, वो है बेसिकली पेशेंट की फोकस्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में वही स्किन के रैशेस हैं तो देख रहे हैं आप किस तरीके से, पेशेंट की पल्सेस वगैरह देखते हैं। तो पल्सेस में आपको एक मैं बात बता देता हूं कि जैसे जैसे पेशेंट का बुखार बढ़ता है, हर फॉरेनहाइट पे, हर डिग्री फॉरेनहाइट पे पेशेंट का बेसिकली 10 बीट्स जो है वो बढ़ती हैं। तो कितनी बढ़ती हैं, 10 बीट्स बढ़ती हैं। यानी कि पेशेंट का जैसे जैसे बुखार नॉर्मल से, नॉर्मल हम लोग मिसाल के तौर पर कंसिडर कर लें 98, ठीक है, और 98 फॉरेनहाइट, और हार्ट रेट को इन बिटवीन अगर एडल्ट में रेंज करें तो तकरीबन 70 तकरीबन हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट। तो ये जनरली पेशेंट का हार्ट रेट है, तो तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पे हार्ट रेट नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट का बुखार बढ़ना स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेशेंट का बुखार जो है वो कितना हो जाता है, पेशेंट का बुखार हो जाता है 101। अब 101 का मतलब क्या है कि पेशेंट के 98 से नॉर्मली कितना बुखार ऊपर गया है, अगर 98 से लेके कितनी डिग्री ऊपर गया है, तो 98 से 99, 100, 101, यानी कि आपका 3 फॉरेनहाइट जो है नॉर्मल से ऊपर गया है बुखार, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है। तो इसमें आपके पास
हर फ़ॉरेनहाइट पे 10 बीट्स बढ़नी चाहिए, तो यानी कि 101 अगर पेशेंट को बुखार होगा तो हार्ट रेट कितना होना चाहिए यहाँ पर पेशेंट का, अगर हम लोग लगाएं तो इसका हार्ट रेट होना चाहिए 100 बीट्स, ठीक है। तो 101 पे पेशेंट में आपको तकरीबन 100 बीट्स दिखती हैं। इसी तरीके से इससे ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें फिर बेसिकली आपकी और जनरली इससे ज्यादा आपको हार्ट रेट नजर आएगा तो पेशेंट टैकीकार्डिक नजर आता है, अनलेस और अनटिल कुछ कंडीशंस में छोड़ के, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट नहीं बढ़ता फीवर के साथ, उसको हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, वो आपको नजर आता है विद टाइफॉइड। टाइफॉइड याद रखना है। अच्छा, टाइफॉइड बेसिकली पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के अंदर भी आता है। अक्सर शुरू के अंदर जब टाइफॉइड का पेशेंट आता है तो आप एग्जैक्टली नहीं रीजन लगा सकते कि एग्जैक्टली इसको हुआ क्या है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट आएगा बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार कभी भी उसका लोअर रेंज पे टच नहीं करेगा, यानी कि जो बेस लाइन है उसको कभी भी टच नहीं करता और कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, स्टेप लैडर फीवर दिखता है, यानी कि पेशेंट को आज बुखार था, उससे ज्यादा फिर सीवियर, तो जनरली बुखार बढ़ता हुआ दिखता है आपको, तो उसको जनरली आप स्टेप लेटर फीवर कहते हैं, वो आपको टाइफॉइड में दिखता है। लेटर स्टेजेस में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अडल्ट होते हैं तो डायरिया डेवलप कर जाता है, बच्चे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपको दिख सकती है पेशेंट के अंदर। उसके अलावा आपको लेटर स्टेजेस में रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं टाइफॉइड की वजह से, जो कि रोज स्पॉट रैश होते हैं, सेकंड वीक से रोज स्पॉट रैश हो गया है पेशेंट को। उसके अलावा टाइफॉइड टंग, वो बहरहाल अलग चीजें होती हैं, तो वो आपको नजर आती हैं, लेकिन शुरू में वो भी आपको इसी तरीके से दिख सकता है। लेकिन उसमें क्या साइंस होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हाँ जनरली टेम्परेचर बढ़ रहा होता है पेशेंट का, लेकिन बीट्स नहीं, हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा होता, तो इसको हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आपको टाइफॉइड के साथ नजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपने ये याद रखना है हार्ट रेट के बारे में। बाकी ब्लड प्रेशर जनरली आपके पास, जनरली आप डिहाइड्रेशन, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं हीट स्ट्रोक के स्पेशली केसेस के अंदर, आपके पास जाहिर बात है पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन डेवलप कर जाती है, टैकीकार्डिया डेवलप कर जाता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी डिजीज के अंदर जाहिर बात है पल्स ऑक्सीमेट्री पे पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, और पेशेंट में जैसे सीओपीडी की कंडीशन है तो पेशेंट हाइपोक्सीमिक दिखेगा आपको, तो ये जनरली आप देखते हैं। उसके अलावा यही बेसिक पेशेंट के अंदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर आप देखते हैं पेशेंट का, और वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो बहरहाल ये हमारी शॉर्ट और बेसिकली कंसाइज लेक्चर था अबाउट बेसिकली फीवर एंड इट्स डिफरेंशियल। बाकी इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें हम लोग जो है बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मतलब ऊपर से चीजों को टच करा है। जाहिर बात है हर डिजीज में आपकी प्रेजेंटेशन और क्या होती है, जाहिर बात है मलेरिया डेंगू का पेशेंट आता है तो हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन बोल के छोड़ नहीं देते, बल्कि इनको डायग्नोस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम सब डिस्कस करते हैं, टाइफाइड को कैसे डायग्नोस करते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं, तो ये सब चीजें कवर होती हैं हमारे कोर्स के अंदर। बाकी मैंने कोर्स की सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, एंटर कर दी हैं, तो आप डेफिनेटली उसको जाके डिस्क्रिप्शन में देख लें। व्हाट्सएप का मैंने कांटेक्ट भी दे दिया अपना, और डॉक्टर हुर अब्बास का, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 जनवरी तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 8 जनवरी के बाद भी करवा सकते हैं। देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है, आप अगर बीच में भी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग कोई केस पढ़ रहे हैं एक्यूट साइनसाइटिस का केस, आप अचानक से बीच में आते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ आएगा क्योंकि हर टॉपिक अपना अलग है, हर टॉपिक में अलग अप्रोच है, अलग टेस्ट है, अलग बेसिकली मैनेजमेंट है, और जब हम डिस्कस करते हैं तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आप बीच में भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि अगर आप, जाहिर बात है अगर आप बीच में ज्वाइन करा मिसाल के तौर पर आपने, और उसमें आप बोला कि यार शुरू की क्लासेस मिस हो गई थी, तो कोई मसला नहीं, अगला कोर्स आपके लिए फ्री होगा, आप अगले कोर्स के अंदर वो बाकी क्लासेस ले लेगा। तो ये भी आपको एडवांटेज है इस कोर्स में ज्वाइन करने का। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको जरूर ज्वाइन करें। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा आपने चैट बॉक्स में बताना है। मैंने बहुत आज शॉर्ट और कंसाइज लेक्चर रखा था, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी हम और भी वेबिनार्स करेंगे और डिटेल से करेंगे, तब आपको और चीज़ों के बारे में भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।